हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक नए सेट के साथ प्रैक्टिस सेट 4 लेके आ रहा हूं, जिसमें हम आज 25 क्वेश्चन देखेंगे और इसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन ए 30 मार्च 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930, डी 5 अप्रैल 1930। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 5 अप्रैल 1930। ठीक है दोस्तों, इसका अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पल्लव वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच हुआ था। पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया। ए 5:1, बी 1:5, सी 1:2, डी 1:3। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1:2। जब 10 मई 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई, उसके बाद एक पील कमीशन बैठा और जिसने यह निर्णय लिया कि अवध, बिहार जैसे क्षेत्रों के सेना नायकों को यहां से इनकी गिरफ्तारी की गई या फिर इन्हें रिटायर कर दिया गया। इसके जगह पे गोरखा, सिख, पठानों को इस रेजिमेंट में स्थान मिला। ठीक है दोस्तों, पहले इनका अनुपात 1:5 था, जो 1857 की क्रांति के बाद 1:2 कर दिया गया। अगला प्रश्न, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, पहचान करें। ऑप्शन ए चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ऑप्शन सी पूना समझौता 26 सितंबर 1932, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर बात किया जाए चोरा चोरी घटना की, तो महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था, किंतु चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी को यह अभियान को यहीं पे रोकना पड़ गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, जो कि पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 पे हुआ। ठीक है दोस्तों, अब पूना समझौता को गांधी अंबेडकर पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जिले। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में 22 जिले, लद्दाख में 2 जिले, एक लेह और दूसरा कारगिल को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 22.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है,
अगर आप इसको निकालेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से आपको सारा यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आप मैप की जानकारी है तो आप ऐसे ही उसको एक लाइन से देख के पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दिशा देख के आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए सवाना घास स्थल, ऑप्शन बी टुंड्रा बायोम, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उस स्थान को कहा जाता है जहां पे विषुवत रेखा से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और जहां बारिश भी अधिक मात्रा में होती है। इस स्थान को हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र कहते हैं और इसी क्षेत्र में ही आपको जैव विविधता ज्यादा मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ऑप्शन सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और ऑप्शन डी सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगर गुजरात का बात किया जाए तो गुजरात में गिर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी वैगई, ऑप्शन डी कृष्णा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कावेरी। प्रश्न हम लेते हैं। कौन सा काम WTO के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई, बी इसका मुख्यालय जनेवा में है, ऑप्शन सी वर्तमान इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 164 है और ऑप्शन डी यह संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन नहीं है। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसमें अभी वर्तमान में कुल सदस्य 193 है। ठीक है दोस्तों, तो उसी का पार्ट है एक WTO में वर्तमान में 164 देश है और 164वां देश अफगानिस्तान बना है। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न लेते हैं। किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन डी विधानसभा के प्रति। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल के प्रति। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि किसी राज्य के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाता विधानसभा। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे चीज है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमारे दोस्त इसको थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत मार देते हैं। इसी प्रकार पूछा जाता है कि लोकसभा के बारे में इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सामूहिक बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जहां पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, इस पे गौर करने की जरूरत है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी ली कमीशन, ऑप्शन डी हंटर मिशन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है दोस्तों, और अगर कैबिनेट मिशन का बात किया जाए तो ये भारत में मई 1946 को लाया गया था, जिसमें 3 लोग कौन कौन से थे? तो लॉरेंस सर, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कौन कौन थे? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इसके सदस्य थे जो इन्हें लेके आए थे। ठीक है दोस्तों, और नवंबर 1949 को कैबिनेट मिशन की स्थापना भारत में की गई थी। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मई 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। समय कम है और क्वेश्चंस काफी है, तो हमें वो सारे देखने हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया?
ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। इस समय भारत में चेम्सफोर्ड यहां के गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 के समय था, और इन्हीं के समय भारत में प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, अब भारत उन लोकतांत्रिक देशों में से एक है जिसने सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने इस अधिकार को 1925 और ब्रिटेन ने इस अधिकार को 1930 के आसपास दिया। ठीक है दोस्तों, और हमने इसे 1918 के आसपास महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी दोहरी सदस्यता, ऑप्शन सी गोपनीयता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संसदीय सरकार में की विशेषताएं ये सारी की सारी है। दोहरी सदस्यता कहने का अभिप्राय राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, उसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब जो भी आप 3 सूचियां पढ़े होंगे वो सूची का मतलब इन्हीं से है, और गोपनीयता का मतलब बहुत सारे ऐसे सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जिसको गोपनीय रखने का इन लोग को भी पावर दिया जाता है, और इन लोग का भी कर्तव्य होता है कि इसी चीज को वो गोपनीय रखें। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 54 संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पदावधि से, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के शपथ से। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। और अगर राष्ट्रपति का बात किया जाए तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 72, 123, 143 जैसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें से कुछ अनुच्छेद हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 143 के तहत परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति को है, और अनुच्छेद 61 क के तहत इन्हें हटाया भी इनके पद से जा सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन डी डीएनए। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी प्रोटीन। हम अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB और ऑप्शन डी O। दोस्तों, एंटीबॉडी AB में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर एंटीजन वर्ड यूज करता तो एंटीजन O में नहीं पाया जाता है। इसमें दोस्तों काफी कंफ्यूजन होते हैं लोग, तो मैं इसको क्लियर थोड़ा करवाना चाहता हूं। अगर एंटीबॉडी नहीं बोलेगा तो वो AB में नहीं पाया जाता, और एंटीजन नहीं बोला जाएगा तो वो O में नहीं पाया जाता। इसीलिए एंटीबॉडी नहीं होने के कारण AB ब्लड ग्रुप वाले सभी ग्रुप के ब्लड को ले सकते हैं, और एंटीजन O में नहीं होने के कारण ये सभी व्यक्तियों को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी राख, ऑप्शन डी बर्फ। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पानी। थोड़ा हम इसको समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और इसको जला रहे कहां पे? धरती पे, जहां पे क्या है? ऑक्सीजन। तो ये मिलके क्या बन जाएगा? जल। और इसको अगर हमको इसका सही करना है तो अब इसका सही ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, और ये प्रीवियस ईयर बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। ऑप्शन ए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मैसूर, सी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान 3 दिल्ली, डी भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान 4 पणजी। इसका मिलान करेंगे
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी जो कि गोवा में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटका में है, और भारत मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेड। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिनियल के हकदार होंगे, डोमिसाइल के हकदार होंगे? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 8 साल, ऑप्शन डी 11 साल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 साल। ठीक है, बात की गई है। अगला प्रश्न, आईएमएफ के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी बुरुंडी, ऑप्शन डी गुयाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुयाना, और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन ए वेटलैंड्स एंड वाटर, ऑप्शन बी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी वेटलैंड्स एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, और हम लोग वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अभिजीता गुप्ता, बी श्री अय्यर, ऑप्शन सी विश्वरूप रायर, और ऑप्शन डी जवाहर सेन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अभिजीता गुप्ता। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट 25 समाप्त कर चुके हैं, और इसी के साथ आप बने रहें और मैं आपको मोटिवेट करता हूं और आप मुझे सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर हम लोग नए क्लास नए सेट पेपर के साथ और तैयारी फिर से प्रारंभ करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।